महोदय जो कौशल्य जी कटानी जी हमारे बड़ी भी हैं और प्रदेश आपदा फंड में आपने 15,000 रुपयों की घोषणा की है। तो आंटी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और ये काम ये रुपया हम किसी बहुत अच्छे कार्य में करेंगे काम में लेंगे। इसके पहले ममता दी ने भी बहुत बड़े दिल से प्रदेश को अनुदान दिया है, उसके लिए भी आपका आभार करती हूँ और ये रुपया ज़रूर हम बहुत अच्छे ही कामों में लगाएँगे। तो पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आने वाले सभी जो पूरे भारत से या विदेशों से जुड़े हैं, उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आज जीवन में ये अवसर आया है, तो आइए हम सब मिलकर फ़ायदा उठाएँ और पुनः दोनों कल्पना आंटी, गीता आंटी दोनों का स्वागत करती हूँ और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। तो हमेशा याद रखिए कि भविष्य उनका है, जो अपने सपनों की सुंदरता में यकीन करते हैं। तो आइए हम देखें सुंदर सपने। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल भाभी, आपका भावभीना प्यार भरा स्वागत बहुत ही सुंदर शब्दों में। आंचलिक स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी पश्चिमांचल उपाध्यक्ष श्रीमती ममता जी मुदानी को। आपके लिए यही कहना चाहूंगी, सक्रिय क्रियात्मकता, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयासों व अनुशासन से आपने पूरे पश्चिमांचल को महकाया है। प्यार भरी डांट मिली तो मार्गदर्शन हमने पाया है। आपकी प्रखर चेतना व सहयोग ने हम सभी को उन्नति के पथ पर अनम्यूट पहुंचाया करो, है। ममता जी को अनम्यूट करो। आमंत्रित करना चाहूंगी एक मिनट, पश्चिमांचल उपाध्यक्ष ममता जी मुदानी। को-होस्ट बना रखा है? नहीं बना रखा। अच्छा, वो वापस निकल गए होंगे, मैंने पहले तो बनाया था। ठीक है, हाँ बना दिया मैंने ममता जी। धन्यवाद नीला जी, आपने इतने सुंदर शब्दों से मेरे को बुलाया। ममता दी, महेश के सविता चरणों दी, में सशक्त आपकी वंदन, नमन। एक सभी शब्द को और मेरा कहना साथ। चाहूंगी। ममता दी, सविता दी, आपकी छत्र छाया हमें इस कदर प्यारी है जिससे बिन पानी के मछली बेचारी है। तो आपकी छत्र छाया हमें हमेशा मिलती रहे, ऐसी आशा करते हैं आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आगमन के लिए। ममता दी। धन्यवाद नीला जी, सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। आज बहुत ही ममता जी वीडियो ऑन करिए ना। वीडियो ऑफ है। आज हमारे लिए बहुत ही सुनहरा पल है कि आज हमारे अंचल में हमें कल्पना आंटी और गीता आंटी का स्वागत करने का मौका मिला है। हमारे प्रदेश में भी हमको उनका स्वागत करने का मौका मिला है। तो और मैं धन्यवाद अदा करूंगी कुंतल जी का कि ये मौका, आज ये अवसर हमको कुंतल जी ने प्रदान किया है। मैं गीता आंटी और कल्पना आंटी का हमारे दक्षिण राजस्थान प्रदेश में पधारने पर और पश्चिमांचल पर पधारने पर मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका करती हूँ। और आपके सुंदर शब्दों से हमारा प्रदेश लाभान्वित होगा और जो पूरे संपूर्ण राष्ट्र से जो हमारी बहनें पधारी है आज हमारे जूम सभागार में, वो सब लाभान्वित होगी। यही मेरी तेजी से प्रार्थना है। आप लोग का आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और सभी पधारी हुई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद ममता दी। बेटी नयनों की ज्योति है, सपनों की अंतर ज्योति है, शक्ति स्वरूपा सुनहरा संसार होती है बेटी। परिवार का सम्मान और माँ बाप का अभिमान होती है बेटियां। जी हाँ, बेटी और बहू बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी मुहिम लेकर हम आए हैं। लेकिन हमारे टूटते रिश्ते, बिखरते परिवार, ये एक विकट समस्या जो हुई है, उसके लिए हमारे बीच में हमारी पूर्व निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती कल्पना जी गगरानी हमारे बीच उपस्थित है। समता, धैर्यता, गंभीरता जैसे सद्गुणों की धारक, आपका मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा दिव्य ज्योतिमय सूर्य की भांति प्रतीत होती है। मानवता के प्रति समर्पित गौरवमय विभूति हमारे बीच में पधारी है। आपकी गरिमा में उपस्थिति आज के कार्यक्रम की शोभा है। यही कहना चाहूंगी आपके लिए, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी आपकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई आपको ऐसे आपके अल्फाज नहीं। सूरज सी दमकती है आप सदा, आप किसी परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्य हमें मोटिवेट करते हैं। तो मैं चाहूंगी छवि जी आप आए और हमारी प्यारी सी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का परिचय दे और अनुग्रहित
हो हम सभी उनका परिचय देकर। बहुत बहुत धन्यवाद लीला जी। और आपने सही कहा कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे हमारी निर्वर्तमान अध्यक्षा कल्पना जी का स्वागत करने का और परिचय देने का मौका मिला है। और आपने सही कहा कि सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। परिचय के आप मोहताज हैं ही नहीं, फिर भी हम एक सूक्ष्म परिचय आपका देना चाहते हैं सभी के बीच कि हमारी निर्वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा कल्पना जी गगरानी, आपकी शिक्षा MA, LLB, DHE, PhD, SSC में और HSC में आप प्रदेश में प्रथम हैं। MA में आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। PhD हेतु UGC फेलोशिप की है आपने। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, एथलेट और स्विमिंग की राज्य एवं विश्व स्तरीय खिलाड़ी रही हैं आप। कथक नृत्य और ड्रामा में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का डिप्लोमा आपने लिया है। स्कूल ऑफ ड्रामा का डिप्लोमा आपने लिया है। छात्र यूनियन के हर पद पर रहते हुए भारत में पहली महिला यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट आप कहलाई हैं। स्कूल और कॉलेज से आप प्रखर वक्ता रही हैं। अनेकों पुरस्कार और साथ ही 32 वर्षों तक मुंबई विश्वविद्यालय में व्याख्याता रही हैं। कल्पना 2014 में आप रिटायर हुई हैं। कल्पना क्रिएशन संस्था के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास एवं मोटिवेशनल स्पीच और वर्कशॉप की आपने 400 से अधिक वर्कशॉप ली हैं। पत्रकारिता हेतु आपको नारी रत्न का पुरस्कार मिला है। आपका परिचय ये हमारी तरफ से जो था ये है, पर आपके लिए हम कहना चाहेंगे कि स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत स्वीकार करो। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका प्रदेश के। कल्पना आंटी आप। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। मैंने आपको कोहोस्ट बना रखा है। 1 मिनट मैं वापस देख लेती हूँ। हाँ 1 मिनट। क्यों, मैंने आपको कोहोस्ट बना रखा है कल्पना जी, आप कर सकते हैं आंटी। हाँ, संचालक है वो है, अभी आया है। हाँ ऐसा ग्लो आ रहा है, देख लिया है। परम आदरणीय गीता दीदी, संगठन में मेरी बड़ी प्यारी बेटी जो बड़े प्यार से मुझे आंटी आंटी करती है और जैसे दिल की गहराइयों से मैं बेटी की तरह प्यार करती हूँ। बहुत लंबे समय से एक रिश्ता चला रहा है। ऐसी प्रिय ममता सविता जी पटवारी, और यहाँ जो इतना सुंदर संचालन कर रही थी बहन, मैंने लीड ज्वाइन किया इसलिए शायद नाम नहीं जानती, पर मुझे लग रहा है कि आपकी इतनी सुंदर हिंदी के आगे मुझे कैसे अपनी सरल हिंदी रखनी होगी। और जिन्होंने आपने मेरा परिचय दिया, मैं जो इतने चंद चांद आपने लगाए, उन सब के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभार। कुंतल, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश की, जिनसे जब पहली बार मैंने उन्हें देखा था तब लगा कि कुछ तो है, कोई एक अलग सा फैक्टर है। और जैसे जैसे साल बढ़ते गए, कुंतल जी में सामाजिकता, बौद्धिकता, आत्मविश्वास का एक भाव देखा। और आज कुंतल जी ने जो यह जवाबदारी मुझ पर डाली है, एक ऐसे गंभीर विषय को लेकर, टूटते रिश्ते, बिखरते परिवार, आपकी यह जो सोच थी, ग्लो आ रहा है, तो क्या मैं सचमुच आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सभी उपस्थित बहनों से, यह बात काफी हद तक सच है कि हमारे रिश्ते में टूटन आती जा रही है। वह रिश्ते, प्राय सभी रिश्ते हैं जिन्हें हम रिश्तों के नाम से इतने सालों से जानते आ रहे हैं, और अब उन रिश्तों के टूटने के कारण
परिवार भी बिखर रहे हैं। तो क्या हम सचमुच चिंतित हैं इस चीज से, या केवल हम चिंतित हैं, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, पर इसे दूर करने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं? ऐसा मुझे लगता है। जिस माता पिता ने यह प्रयास किया वह आज बहुत खुश हैं, पर हमारा यह मंच एक सामाजिक मंच है, और जो व्यक्ति सामाजिक होता है वह केवल अपने परिवार को बचाने की नहीं सोचता, वह पूरे समाज को बचाना चाहता है। तो यदि हम सचमुच पूरे समाज को, अपने माहेश्वरी समाज को बचाना चाहते हैं इन बिखरते रिश्तों से, इन टूटते परिवारों से, तो हमें मनन चिंतन करना होगा। मनन चिंतन एक तरफा नहीं होता। मैंने कुंतल से रिक्वेस्ट की थी और उसने डाला भी था कि यदि आपको भी ऐसा लग रहा है और आपके मन में ऐसे कोई प्रश्न है तो आप उन्हें भेज दें। कुंतल जी, क्या ऐसे कुछ प्रश्न आपके पास आए हैं? आंटी, फिलहाल प्रश्न नहीं आए हैं, हमने रिक्वेस्ट की थी। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आंटी से मैंने लड़कियों के पालन, हम बालिकाओं का कैसे पालन पोषण करें, इस टॉपिक पर रोशनी डालने का आग्रह किया है। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप अभी भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि आंटी अपने वक्तव्य में उन जवाबों को भी शामिल कर पाए। और अगर कोई प्रश्न नहीं आते हैं तो मैं आंटी को कैरी ऑन करने को बोलूंगी, जैसा वो चाहें। आप चैट बॉक्स में डालेंगे तो हमारे एंकर हैं या जूम एंकर्स हैं, वो नोट कर लेंगे और आंटी से ये प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो कुंतल जी, मैं कुछ वेट करूं प्रश्नों के आने का? नहीं आंटी, आप अपने हिसाब से, क्योंकि आपका हर मिनट कीमती है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। प्रश्न आते रहेंगे, पर आप बोलिए, हम लोग और तो बीच में मेरे ख्याल से आप जितने संचालक हैं, इतना मुझे हेल्प कीजिए। मैं शुरू करती हूँ अपने मन की बात से, और जो बहनों के मन की बात है कि आप बीच में मुझे रोक कर यदि कुछ प्रश्न आते हैं तो बता दीजिए। बिल्कुल आंटी, मैं नोट करती जाऊंगी। बिल्कुल आंटी, मैं नोट करती जाऊंगी, जैसा भी आएगा फिर मैं। बात ये है कि हम लोग किसी और माहौल में पले बड़े हैं। हम मतलब मेरे हम उम्र आप सब हैं। यदि संयुक्त परिवार था तो चचेरी बहनें हुआ करती थी, भाई हुआ करते थे। ननिहाल के मौसेरे फुफेरे भाई भी उतने ही प्यारे हुआ करते थे, क्योंकि बुआ भी तो साल में 1-2 महीने के लिए हमारे घर आती थी, फुफेरे भाई बहन आते थे, और हम सब ऐसे एक बड़ा दायरा भाई बहनों का हो जाया करता था। आज वह संयुक्त परिवार नहीं रहे। हमने उस परिवारों में आई हुई विकृति के कारण, शायद आपकी भावना को ठेस पहुंचेगी जब मैं ये कहूंगी कि संयुक्त परिवार में कुछ विकृतियां आई, पर हमें मानना पड़ेगा कि हर व्यवस्था एक सुंदर नियम से शुरू की जाती है। ओल्ड बुक्स में कहीं कोई बुराई नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशंस बुरे नहीं होते, उनमें कहीं गलती नहीं होती है, इतने सोच समझ के उन्हें बनाया जाता है। इसी तरह सामाजिक नियम बनाए जाते हैं, पर व्यक्ति के पास बुद्धि नाम की एक चीज होती है, स्वार्थ उसका गुण होता है, और इसके कारण हर व्यवस्था में धीरे धीरे थोड़ी विकृति आती जाती है। जब हम राजतंत्र में जीते थे, अधिनायक तंत्र में जीते थे, तो हमें लगता था प्रजातंत्र बहुत बड़ी चीज है। 19वीं सदी 18वीं सदी जानी गई कि डेमोक्रेसी वर्ड में आई। अब हमें डेमोक्रेसी में बुराइयां नजर आती है। तो कोई चीज बुरी नहीं होती है, बुरा होता है उसका प्रयोग। शायद कुछ इसी तरह व्यक्ति की स्वार्थ वृत्ति, उसका अभिमान, उसका मैं, इन सब ने शायद संयुक्त परिवारों को विभक्त परिवार में बदल दिया, और बड़ी उससे एक रास्ता भी मिल गया था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तब बढ़ा, लोग गांव से शहर की ओर बढ़ने लगे, शहर के लोगों को थोड़ी ज्यादा स्वतंत्रता मिलने लगी। उनकी उस स्वतंत्रता को देखकर हर गांव के लोगों को, छोटे शहरों के लोगों को, जहां जरूरत नहीं है परिवार तोड़ने की, वहां भी लोग
अलग हो गए स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच की लाइन बड़ी धूमिल होती है। कब स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है, एहसास ही नहीं होता। शायद ऐसा ही कुछ हमारे परिवारों के साथ हुआ। तब बहुत सारे बच्चे होते थे, बच्चे भी मान लीजिए हमारी जनरेशन आते तक 3-3, 4-4 बच्चे ही रहे, पर साथ में परिवार के और भी भाई बहन रहते थे। तो हम शायद कुछ अभावों में पले। अभाव वैसे गलत वर्ड है, पर मैं उससे ये कहूँ कि मन मौजी से हम नहीं पले कि हमारे मुंह से निकला कि माँ चांद चाहिए और पिता ने चांद लाकर दे दिया। ऐसी हमारी परवरिश नहीं थी। अब छोटे परिवार, एक ही और 2 बच्चे, रिश्तों के नाम पर सबसे बड़ा रिश्ता बस पति पत्नी और माँ बाप का, केवल बच्चों का। कुछ अपने जीवन के अभावों को पूरा करना कि मुझे ये खिलौना नहीं मिला, मेरा बच्चा किसी चीज के लिए तरसेगा नहीं। और संभव भी हो गया कि भाई 2 ही बच्चे हैं, भगवान की दया से हमारे परिवारों पर समृद्धि, ईश्वर ने, लक्ष्मी जी प्रसन्न हैं। तो क्या हुआ? और फिर ऐसे परिवारों की देखा देख जहां यह सारी आर्थिक निस्तब्धता नहीं थी, वहां भी यह सब कार्य होने लगे और बच्चों की परवरिश का ढंग पूरी तरह बदल गया। बदलना कोई गलत बात नहीं है, बदलाव प्रकृति का नियम है, हर चीज बदलती है। पर वह बदलाव कब खटकने लगता है? जब 15-20 साल बाद सामाजिक जीवन में उसके असर दिखाई देने पड़ते हैं। अदरवाइज वी आर मॉडर्न, हम नई चीज को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ये तो हम बड़े चांद से कहते हैं। तो हमने इस तरह परवरिश का एक नया तरीका ढूंढ लिया और अब जो उसका नजर आ रहा है अंजाम, वो आप किसी से छुपा नहीं है। और छुपा नहीं है इसीलिए आज आपके प्रदेश में इस विषय को रखा गया है और कहने में कोई झिझक नहीं है कि उसका परिणाम टूटते रिश्ते, बिखरते परिवार हो गया है। और अब हम जिन्होंने उस संयुक्त परिवार की चौखट को तोड़कर छोटे छोटे दरवाजे बना लिए थे, अब हमें डर सता रहा है कि हमारा वो जो अकेला दरवाजा है उसे भी लांग कर, तोड़ कर हमारी अगली पीढ़ी बाहर निकलने वाली है। बात सही है, और जो गलती हमने की क्या हम अपने बच्चों को भी करने दें? और यदि हमने भी परवरिश की गलती की तो क्या आगे वालों को भी वैसा ही होने दें? बिल्कुल नहीं। आदमी अपनी गलती से ही सीखता है और उसे अपनी गलती से सीखना भी चाहिए। कहाँ गलत हो रहा है? आपका विषय बेटे और बहू, बेटी और बहू है, इसलिए आपने मुझे बेटी की परवरिश के लिए बात कही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विषय के अंदर बेटा और बेटी दोनों की परवरिश ही आती है। आइए शुरू करें आज की परवरिश से। कैसे करते हैं हम बच्चों की परवरिश? हर वह चीज बचपन से जो बाजार में मिल रही है हम उन्हें लाकर देते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी प्लानिंग के बाद हमारे बच्चे घर में आए हैं। हमने बड़ी कैलकुलेशन की है कि कितना खर्चा लगेगा, हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर कितना कमा लेंगे, या हमारी आर्थिक हैसियत कितने की तैयारी रखती है। यहाँ तक कि यदि घर में दादा दादी हैं, बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, तो वह भी लगता है कि मुझे तो जो एक छोटा सा भी अभाव खला वह मेरे बच्चे को ना हो, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे लिए इतना प्यारा है और मेरा बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है और मेरा बच्चा संसार में सबसे अच्छा बच्चा है। मुझे साइकिल चाहिए थी तो पापा को जब बोला तो 8 दिन बाद साइकिल मिली, और वो 8 दिन मैंने इतनी तकलीफ में गुजारे। मेरा बच्चा एक पल भी वो तकलीफ नहीं उठाएगा, उसके मुंह से निकलेगा और मैं ला के रख दूंगा, बल्कि मैं तो इतना होशियार
क्यों निकले, उसके पहले मैं अपने बच्चे को दुनिया की सारी चीजें लाकर दे दूंगा। और हमने उसे सब कुछ देना शुरू कर दिया। बात स्कूल की आई तो हमारे दिमाग में यह बात नहीं आई कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कितना अच्छा बनेगा। बात ये आई कि मेरा बच्चा सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, और बढ़िया की सबसे बड़ी डेफिनेशन है हमारे यहाँ कि जो सबसे महंगा हो वो सबसे बढ़िया है। तो हमने महंगे से महंगे स्कूल में बच्चे को डाल दिया, जहां आने वाले दूसरे सारे बच्चे भी उसी तरह थे। और फिर हमने कितने गर्व से सारे तमाशे देखे कि एक बर्थडे, जन्मदिन जो एक पारिवारिक उत्सव होता है, कैसे तुलनाओं का उत्सव होने लगा। बच्चा भी कहने लगा कि उसके फ्रेंड की पार्टी मॉल के इस चीज में हुई थी, तो मेरी पार्टी उससे और बड़ी में कीजिए। उसकी 4 स्टार में हुई थी, मेरी 5 स्टार में कीजिए। उसकी इंडिया में हुई थी, मेरी अब्रॉड में कीजिए। आपको आश्चर्य होगा पर ऐसा होता है। बर्थडे पार्टी करने के लिए लोग सिंगापुर और दुबई पूरे बच्चों की फौज को ले जाते हैं, क्योंकि भगवान की नियामत है। चलिए, यहाँ तक भी बात सही थी। फिर आपने अपनी अपेक्षाएं भी उस पर ढूंढना शुरू कर दी कि जो आप नहीं पढ़ पाए वह पढ़े, इसलिए आपने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। उन स्कूलों से वह कॉलेज की दुनिया में पहुंचने वाला था, पर आपने कभी नहीं यह सोचा कि उसकी खुद की क्षमता कितनी है, उसका अपना आईक्यू लेवल कितना है, वह कितना ग्रास्प कर सकता है, वह किस पढ़ाई को पूरी तरह और बाजार को खरीदने वाला सामान तो हमारे पास भर भर के है। तो पैसा देकर हमने जो डोनेशन सीट्स होती हैं वह परचेस कर ली, उसे पढ़ा लिखा दिया। क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ रहा था, हमारी बेटी पढ़ रही थी। और स्पेशली मैं ये बात कहूँ कि यह सारी बुराई तो छोटे शहरों क्या बोलूं, गांव तक पहुंच गई कि बच्चा बच्ची पढ़ रहा है, इसलिए वह पढ़ेगा। उसकी पढ़ाई बड़ी डिफिकल्ट है। अब तो कंपटीशन का जमाना है। जिन्हें कंपटीशन का अर्थ नहीं मालूम वह बहनें भी यही बात करती हैं। अब कंपटीशन है, बड़ा टफ है, 10th में परसेंटेज लाने पड़ेंगे, इसलिए मैं तो दिन भर उसका ध्यान रखती हूँ। कैसे ध्यान रखती हूँ? उसको खिलाती पिलाती हूँ, वहां तक ध्यान रखती हैं, बहुत अच्छी बात है। पर नाना बाबा उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए अब वो बुआ घर में नहीं आती। बुआ तो छोड़, अब अड़ोसी पड़ोसी भी घर में नहीं आते। कॉलोनी में बच्चा नहीं खेल सकता कि आप हल्ला कर रहे हो, मालूम नहीं मेरे बच्चे का 10th है 12th है। मतलब आपने उसे इतना एकाकी बना दिया कि पढ़ 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 बेटा पढ़, सिर्फ पढ़ाई से तेरा पार लगेगा और कोई चीज तुझे नहीं चाहिए। पढ़ लेगा, अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, कैंपस में अच्छा इंटरव्यू दे देगा और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तेरे जीवन का बस यही लक्ष्य है और मेरे जीवन की बस यही सबसे बड़ी सफलता। बस शायद हमारी इस तमन्ना ने, हमारे के इस गलत अर्थ ने उस जनरेशन को भी बिगाड़ दिया, जिस जनरेशन से हमें कितनी सारी उम्मीद है, जो समाज का भविष्य है, वो देश का भविष्य है, वो मानवता का भविष्य है। और क्या किया? पढ़ाई की दौड़ तो दौड़वा दी। और अब क्योंकि पढ़ाई करेगा, स्पेशली बेटी पढ़ाई करेगी, कितने शान से, मैंने 100 से ऊपर लोग तो मैं टिप्स में बता सकती हूँ कि इन लोगों ने मुझसे ये कहा, अब तो ये बेटी पढ़ रही है, अब उसको क्या जरूरत है, वो तो इंजीनियर बनेगी, वो तो डॉक्टर बनेगी, उसे तो चाय बनाने की भी जरूरत नहीं है, नौकर रखेगी, मेरे जैसे खपेगी नहीं। क्या जरूरत है काम करने की? भाई काम करने की जरूरत नहीं है। एक तो जब जरूरत आ जाए तब काम करना भी पड़ता है। देख लिया ना कोरोना में कितनी प्रॉब्लम आई जब बाइयां नहीं आई। मालूम है आपको कि कितने ड्राइवर्स ऑनलाइन फाइल हुए हैं? तंग आ गए। जो प्यार की बातें करते थे, चांद तोड़कर लाने के सपने दिखाते थे, वो कैसे 6 महीने घर के अंदर रहे तो एक दूसरे से उकता गए। क्यों? क्योंकि जब जेब भरी होती है उसके बाद आदमी का पेट भरा हो, यह उसकी पहली जरूरत होती है। उसका घर ठीक से चले,
यह उसकी जरूरत होती है। और इसे भी छोड़ दीजिए तो क्या आपने कभी यह नहीं महसूस किया कि आप नौकर से वो काम बहुत अच्छा करवा लेती हैं जिस काम में आप एक्सपर्ट होती हैं? आप खाना बनाने में एक्सपर्ट है, इसलिए आपके यहाँ भले ही महाराज खाना बनाता हो, पर परफेक्शन उसके काम में आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसे टोकेंगी, क्या सब्जी जरा ज्यादा उबल गई है, यह चीज थोड़ी कच्ची होनी चाहिए, आज जो तूने आटा लगाया ना, खाली लगा लिया पर उसको मठारा नहीं, तो आज रोटी थोड़ी कड़ी बन गई थी। बात सही कह रही हो या गलत कह रही हो? होता है ना। तो दूसरी बात यह है कि आप जो काम कराना चाहते हैं उसे आप करें या ना करें, भगवान ना करे कि आपको करना पड़े। फिर से कोरोना जैसी नौबत ना आए कि आपकी बाइयां घर में नहीं आ रही हैं और आपको झाड़ू लगानी है, पर सफाई कैसे होती है, पोछा कैसे अच्छा लगता है, उसमें क्या डाला जाए, ये आपको यदि मालूम है तो आपका घर नौकर के ना होते हुए भी नीट रहेगा और नौकर के रहने पर बहुत अच्छी तरह से नीट रहेगा। यहां तक भी बात होती तो भी चल जाता। फिर आपने क्या किया, उसे दे दिए ढेर सारे गैजेट्स। उसके पास मोबाइल है, उसके पास आईपैड्स हैं, उसके पास आईपैड है, पूरे दिन इंटरनेट आपने उसको अवेलेबल करा के दिए। पापा इंटरनेट बिना मेरा बच्चा पढ़ेगा कैसे? ऑक्सीजन कम हो जाए तो चल जाता है, पर इंटरनेट ठीक ना हो तो हो न जाने क्या क्या हो जाता है, कितना नुकसान हो जाता है। सो वो बच्चा सोशल नहीं रहा, वह बच्चा हमारी तरह खेलने नहीं गया, उसने हमारे जैसे लड़ाई झगड़े नहीं किए दोस्तों से कि देख पहले मेरा दाम आएगा फिर तेरा आएगा, या मुझे घर जाना है। उसने मस्ती नहीं की कि पहले मैं बैटिंग करूंगा, पहले मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, मैं फील्डिंग क्यों करूं, क्योंकि वो तो हर चीज वर्चुअल करने लगा। अब वह क्रिकेट नहीं खेलता, मैदान में जाकर जहां उसका पसीना बहे, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। उसके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, बटन दबाते वो आपको बता सकता है कि किसने कितने रन बनाए, कौन किसकी सेंचुरी को ब्रेक करने वाला है, कौन इतिहास बनाने वाला है। पर बल्ला सीधा है पकड़ा है या उल्टा, उसे समझ नहीं। वह सोशल है, बहुत सोशल है। आप कहेंगे कि आप तो गलत कह रही हैं कि बच्चे सोशल नहीं है। मेरे बेटे के 1000 फ्रेंड तो फेसबुक पे हैं, और उसको एक ड्रेस पहनता है तो विद इन सेकंड 500 लाइक मिल जाते हैं। सो मेरे बच्चे तो बहुत सोशल हैं सोशल। बट जिसको आप सोशल मीडिया कह रहे हैं, क्या वह सच की दुनिया है? क्या वहां सच दिखाया जाता है? वहां जितना झूठ है वहां केवल वो दिखाया जाता है जो आदमी दिखाना चाहता है। वह अपनी जिस संपन्नता को दिखाना चाहता है केवल वही पोस्ट वहां डालता है। वह अपनी सक्सेस जहां दिखाना चाहता है वही पोस्ट डालता है। वह अपनी हार नहीं बताता, वह अपनी दुख का दर्द नहीं बताता। वह पार्टी के फोटोज तो ऑन द टाइम अपलोड करता है, पर बॉस से उसको कितनी झिड़कियां मिलती हैं, कितनी इंसल्ट होती है एमएनसी में उसकी, यह थोड़ी वो डालता है। लड़कियां सुंदर तस्वीरें डालती हैं, क्यों डालती हैं? वो इतनी सुंदर है तो नहीं, पर शायद आपको तो मालूम ही नहीं है कि उंगली आप घुमा दीजिए, बैकग्राउंड लाइट कर दीजिए, फोटोग्राफ डार्क कर दीजिए, शक्ल बदल जाती है और आप समझते हैं वो कितनी ज्यादा सुंदरता है, कहाँ से लाई, और फिर आप सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पीछे दौड़ने लगते हैं और सारे पार्लर्स में आपके बिल बढ़ने लगते हैं और आपका समय बर्बाद होने लगता है। तो जहां आपने बच्चे को रखा है, आपका बच्चा जहां से सब कुछ ले रहा है, वह झूठ की दुनिया है। वह सारी सोशल प्लेटफॉर्म में बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि फेसबुक गलत है, इंस्टा गलत है, सब, बट वह एक अंश है, 24 घंटे का एक अंश है। रिमेनिंग 23 घंटे और 55 मिनट में क्या हो रहा है वो आपको नहीं मालूम। उसके बाद नॉलेज के लिए किताब पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किताबें तो कौन पढ़े, सो बोर्ड पका देती है। आपको भी लगता है पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरा बच्चा इंटरनेट से सब निकाल लेता है। आपको तो मालूम भी नहीं पड़ता कि वो क्या क्या निकाल लेता है वहां
मुनासिब, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीजें हैं निकालने के लिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जो झूठ का प्रचार प्रसार करने में सारे मापदंडों को तोड़ चुकी है। यह बात भी गलत है, ऐसा नहीं है, यह अब वर्चुअल ट्रुथ बन गया है, तो वो ज्ञान फिर वहां से ही रहा है। अर्थात जिस तरह का सही डेवलपमेंट उस बच्चे का होना चाहिए, आप नहीं कर पाए। अब बात यहीं तक होती तो भी भैया बहुत ठीक था कि पूरे टाइम आप हैं उसे सहारा लेने के लिए, आप बताने के लिए। अब आपके बड़े बड़े सपने, आपका बच्चा आपके पास है कब तक? 15-16 साल तक। उसके बाद तो आपको मालूम है कि 10th करते ही आपको बच्चे को, क्योंकि इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, IAS बनाना है, तो अब इसे बाहर भेजना ही पड़ेगा। तो आप उसे बाहर भेज देते हैं, यदि उसकी क्षमता है तो भेज ही देते हैं, और क्षमता नहीं है तो सीट खरीद कर भेज देते हैं। अब आपका बच्चा है कैसा? आपका बच्चा है जिसे यदि प्यास भी लगी है तो पानी का ग्लास आपने भर कर दे दिया है। कभी आपके बच्चे को इतनी भी जहमत नहीं उठानी पड़ी कि वो ड्राइंग रूम से किचन में जाए और फ्रिज खोले और उसे पता पड़ी कि राइट या लेफ्ट कहाँ बॉटल होती हैं, या बॉटल का पानी खत्म होता है तो उसे भरना पड़ता है। नो, सब आप उसके हाथ में देते हैं। पढ़ाने के चक्कर में आप इसे सिर्फ पढ़ाते हैं, अब उसका समय व्यस्त ना हो इसलिए मैं तो ऐसे भी 50 माँ बाप को जानती हूँ जो दाल चावल मिलाकर रख देते हैं और साइड की चेयर पर बैठकर बच्चे को ऐसे ऐसे फीड कराते हैं कि बेटा तू इधर पढ़ता रहे, इधर एक और खा ले, इधर पढ़ता रहे एक और खा ले। इसका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, बच्चे का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका प्यार बहुत अच्छा है, आपकी ममता बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी माँ हैं, पर अच्छी माँ का कर्तव्य केवल घड़ना नहीं होता। एक कुम्हार जो मट्टी से घड़ा बनाता है, वो अपने उस उतने सुंदर घड़े को जिसे प्यार से ऐसे ऐसे करके, आपने देखा ना चाक पे कैसे कुम्हार शेप देता है, अंदर से थपकता है, इतने प्यार प्यार से मट्टी को सहलाता है कि हम तो किसी का गाल भी नहीं सहलाते होंगे। पर बाद में वह कुम्हार उन्हीं घड़ों को तपती आग में ईंटों के बीच रखता है ताकि घड़ा मजबूत हो जाए। बस हमने कुम्हार की तरह बड़े लाड प्यार से बड़ा सुंदर शेप देकर, प्यारे प्यारे जिम्स बेचकर, हेल्दी फूड खिलाकर, कहीं जंक खिलाकर बड़े प्यार से बच्चों को पाल तो लिया, पर बच्चे को मजबूत बनाना भूल गए। मेरा बच्चा MNC में जाएगा, बड़ी शान होती है कि देखिए उसको तो पूना सिम्बायोसिस में मिल गया, उसको IIT में एडमिशन मिल गया। पर वहां भेजने के पहले आपने जो तैयारियां की, आपने उसके सूटकेस तो बड़े अच्छे से पैक कर दिए। ना 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 बाबा, अब तो शहर जा रहा है, अब ये वाले सारे ड्रेसेस थोड़ी पहनेगी मेरी बेटी, अब हमारा बेटा ये कपड़े नहीं पहनेगा। ब्रांडेड सारी चीजें मंगवा दी, अपने गांव में नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन शॉपिंग से मंगवा ली, विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों से मंगवा ली। भाई बेटा पढ़ने बाहर जा रहा है, बेटी पढ़ने बाहर जा रही है, वर्ल्ड की बेस्ट चीजें आपने उसको दी। वहां जैसे कपड़े पहनने थे वो आपने दे दिए। उन बड़े कॉलेजेस में, उन शहरों में जब इंग्लिश भाषा बोलनी थी, वो आपने ट्यूटर लगाकर, क्रैश कोर्स कराकर उसे सिखा दिया। बचपन से इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया। इंग्लिश स्कूल की टीचर ने कहा आप लोग घर में हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, बच्चा नहीं कर पाता, तो आपने घर में भी आपके बच्चों ने हिंदी छोड़कर इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। अर्थात उस 14 साल की तैयारी में आपने उससे उसका बेस छीन दिया, उससे उसकी जमीन छीन ली। अब क्योंकि आपको भी इतनी हमें, हमारी जनरेशन को थोड़ी कहाँ इतनी इंग्लिश आती है फर्राटेदार और बढ़िया, तो हम टूटी फूटी इंग्लिश में बात करने लगे घर में। ओके बेटा, नो डोंट डू दिस, उतनी उसे भी आई। अर्थात कहीं भी परफेक्शन उसमें नहीं आया, हर काम आपने उसका कर दिया, कॉन्फिडेंस काम करने का उसमें नहीं आया।
हर डिसीजन आपने ले लिया कि बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसा पढ़ेगा, कौन से इंस्टीट्यूट में जाएगा, वो जाने लायक नहीं है तो आपने सेकंड डोर से उसकी एंट्री करा दी। अर्थात काम करनी, मेहनत, स्ट्रगल आपने उसे नहीं सिखाया। शहर की दुनिया क्या है ये आपने पहले खुद ने ही तो नहीं समझी। आईआईटी में जब वो दूसरे दोस्तों के साथ रहेगा, सिम्बायोसिस में जब वो दूसरे साथियों के साथ रहेगी, बेटी ने कह दिया कि हॉस्टल बहुत दूर है, मम्मी मेरी फ्रेंड्स रूम लेकर रहती हैं। आपने सिर्फ इतना पूछा कि फ्लैट का खर्चा कितना होता है। उसमें 4 का फ्लैट आएगा, 1 रूम किचन का, 2 लोग शेयर कर लेंगे, 1 कुक रख लेंगे। आपने कहा बहुत अच्छा बेटा, कुक नहीं मिला, ले मेरा कुक ले जा, मैं तो भी थोड़ी सी फेंक लेती हूँ रोटियां अभी भी हाथ से। अर्थात एवरीथिंग जो आदमी को अपनी मेहनत से कमानी चाहिए। एक जानवर भी अपनी रोटी दौड़ भाग के कमाता है, फिर वो छिपकली हो या वो शेर हो, शिकार करता है खुद अपने खाने का। हमने अपने बच्चे को कुछ नहीं करने दिया, हर चीज उसे लाकर दी और इस तरह बड़े प्यार से विदा किया, बाय बाय किया उसे शहर जाने के लिए। पर वहां की दुनिया एक अलग दुनिया है। वहां अपने निर्णय खुद लेने हैं, पर अपने को बच्चे को निर्णय कैसे लिया जाता है यह सिखाया ही नहीं। यदि आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग झगड़ते थे तो हम आपस में ही कितना झगड़ लेते थे सहेली से, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तेरी मम्मी ऐसी, और मम्मी आकर पैचअप कराती थी, चलो दोस्ती करो, चॉकलेट इसको खिलाओ। आपका बच्चा वहां झगड़ा नहीं, उसने घर आके कहा कि उसने मुझे ऐसा किया, और आपने फोन करके उसकी मम्मी को कहा, ओ हमारे सोनू को आपके टोनू ने ऐसा बोला, यानी लड़ना तक नहीं सिखाया। सो डिसीजन मेकिंग और कब कहाँ क्या करना है यह हम अपने बेटे या बेटी को नहीं सिखा पाए। एडजस्टमेंट क्या होती है हम यह नहीं सिखा पाए, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे घर में तो 5 कमरे हैं, तो बेटा तू 1 कमरा ले ले, बेटी तू 1 कमरा ले ले। एक आईपैड एक बच्चा शेयर नहीं करता, आईपैड तो जाने दीजिए, वाईफाई तक ऐसा होता है कि एक कमरे में एक होता है, एक दूसरा होता है कि कहीं एक मिस हुआ तो दूसरा हो जाएगा। हर चीज आपने दे दी, अर्थात कोई चीज हासिल करने के लिए जो जिद चाहिए रहती है आदमी के अंदर, वो जिद जानता ही नहीं है। हर चीज उसे आसानी से मिली, और जब वह यहाँ से दूसरी दुनिया में शायद कुंतल को लग रहा होगा कि आंटी मैं तो बहू बनने वाली बात कर रही हूँ कि बेटी बहू कैसे अच्छी बने। मैं कह रही हूँ बहू छोड़ दीजिए बहू, मैं तो बात ही नहीं कर रही। क्योंकि जब मैं कहूंगी कि आपकी बेटी को कल बहू बनना है तो उसको ये संस्कार खिलाओ, तो आप कराओ दूसरों की बेटियों को, या जो बहू हमारे घर बन के आएगी ना वो संस्कारी ले आएंगे, पर मेरी बेटी तो ऐसे रहेगी जी क्या कमी है, हमारे यहाँ फ्लैट हम दे देंगे, चेयर्स हम दे देंगे, सामान हम दे देंगे। तो मैं बहू की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उस दुनिया की जहां अपनी बेटी को भेजने की आप में बहुत बड़ी चाहत, ललक है। आपकी बेटी एमएनसी में काम करेगी, आपकी बेटी अब्रॉड जाएगी, आपकी बेटी बड़े बड़े शहरों में जाएगी, वो बहुत बड़ा काम करेगी, वो तो मतलब स्टार्ट करेगी और 2 साल में आपका बस चले तो सीईओ बना देंगी आप उसको। पर वहां आपका बस नहीं चलेगा, वहां उस अपने डिसीजन उसको लेने होंगे। और फिर ये 18 साल तक तो बिल्कुल बेटे के मुंह से जो निकला और तथास्तु हो जाता था। अब जब 18 के बाद बेटी या बेटे को बाहर भेजा, या जब वो छुट्टियों में घर आया या शादी का समय आया, तब एकाएक आपको टक 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 लाइट जली, क्लिक हुआ, ओ संस्कारी होना चाहिए, अपना कल्चर क्या है, अपन मारवाड़ी लोग, मारवाड़ी में भी अपन माहेश्वरी सबसे अच्छे, वैल्यूज और लाइफ, फिर ये सारी चीजें आपको एकदम ध्यान आई और तब आपको लगने लगा कि ये सब मेरे बच्चे में भी हो जाना चाहिए। और बच्चे में भले ही हो या ना हो भाई, वो जो बहू घर आएगी ना उसमें तो ये सब होना ही चाहिए। सो मैडम, ये जो दुनिया का दस्तूर है ना, ये हर जगह नहीं चलता। ये आपको जो लगता है ना कि क्रैश कोर्स,
मेरे जैसे लोग जो 1 डे वर्कशॉप में कुछ कुछ सिखा देते हैं, क्रैश कोर्स करा देते हैं। तो संस्कारों का, वैल्यूज का, सिद्धांतों का इनका क्रैश कोर्स नहीं होता है। 4 दिन की किसी हाईली पेड क्लास में जाकर ये संस्कार या वैल्यूज या नैतिकता या मॉरलिटी नहीं सीखी जाती। वह तो बचपन से ड्रॉप 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 करके उसके अंदर डाली जाती है। तो वहां पर आप ये दूसरी गलती करते हैं। दूसरा, आप ये नहीं जानते हैं कि वह बाहर की दुनिया क्या है। अब और विशेष ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब छोटे गांवों से लड़के या लड़कियां बाहर निकलते हैं। बड़े शहर वाले तो भी थोड़ी सी बड़े शहर की दुनिया और उसकी तकलीफ जानते हैं, पर जब छोटे शहरों से, गाँवों से, जो हमारे अधिकतर माहेश्वरी इतने गाँवों में बसते हैं, आपके राजस्थान की तो एक छोटी छोटी गाँव में कितने घर हैं, और मैं जानती हूँ हर घर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। मैंने जब दौरे किए, महाराष्ट्र का दौरा किया, हर छोटे गांव का बच्चा यूएस या यूके होता था। पर क्या उस कल्चर के लिए आपने उसे तैयार किया? पूरे टाइम उसकी इच्छा से काम करते रहे। जिस दिन घर से उसको विदा किया, उस दिन एकाएक संस्कारों का, वैल्यूज का, सिद्धांतों का, माँ बाप की इज्जत का, परिवार के प्रेम का सारा डोज आपने एक साथ दे दिया। और जब इसे छोड़कर वह शहरों में निकला तो शहरों की दुनिया कुछ और थी। ऐसा नहीं था कि सारे शहरों की दुनिया बहती या शहरों में रहने वाले हर बच्चे की दुनिया बहती। वह बच्चे उस स्ट्रगल से पढ़े थे। बंबई दिल्ली का बच्चा ट्रेन के धक्के खाना जानता था, इसलिए कॉलेजेस के धक्के सह गया। उसने हार महसूस की थी। कब हार महसूस? छोटी सी भी हार महसूस की थी कि 5:17 की लोकल उसको पकड़नी थी और वह नहीं पकड़ पाया। 3 मिनट लेट हो गया। दूसरी लोकल 3 मिनट बाद आई। अब दिल्ली की दूसरी बस 3 मिनट बाद आई, तो वो 3 मिनट लेट हो गया। और उस 3 मिनट लेट होने के कारण वो अपने क्लास में या अपने कोर्स में 15 मिनट लेट पहुंचा, तो उसका बहुत नुकसान हो गया। पर छोटी जगह ऐसा नहीं होता। अरे 3 मिनट की लोकल क्या, आपकी चित्ता या वाड़ा से मान लीजिए उदयपुर जाने वाली बस छूट गई तो आप कहेंगे बेटा कोई बात नहीं है, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाल और ले जाएगा, तेरे को छोड़ आएगा। आप भी चली जाएंगे, बेटा मैं छोड़ आती हूँ, रास्ते में तेरे को नाश्ता पानी करा दूंगी। तो इतने नाजुकता से पाले बच्चे को फिर झोंक दिया एकदम एक ऐसी दुनिया में जिसके लिए वह आदी नहीं था। और फिर उस दुनिया की सच्चाई ना तो आप जानते हैं ना बच्चा जानता है। वहां आपके कहने से बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आ जाएगा, क्योंकि वहां हर कोई ऑल ओवर इंडिया से अच्छा होशियार आया है। वहां सबकी जेबों में बहुत पैसा भरा हुआ है, क्योंकि हर छोटी जगह से आए। हर ने कहा माँ बाप से कि वहां तो शहर है, इतना खर्चा लगता है, और आपको भी लगा कि भाई बम्बई दिल्ली पूना महंगे शहर है, इतना तो खर्चा लगता ही होगा। तो आपने भी बिल्कुल जी जान तोड़ कर अपने घर में काट कसर करके उसे पैसा भेज दिया। निर्बाध स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में मैंने पहली कहा, बड़ी हल्की सी लाइन दी है, बुरा मत मानिएगा। आप कहेंगे जी हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, और जो दुनिया के बच्चे वो हमारे माहेश्वरी समाज के भी बच्चे होंगे। इस तथ्य को मानकर चलिए, तब या तो बच्चा उस शहर की रौनक से, वहां की उस चकाचौंध से, उस मायावी शक्ति से इतना प्रभावित हो जाता है कि आपके द्वारा जिस लक्ष्य के लिए उसे वहां भेजा गया कहीं उसे भूल जाता है और फिर गलत संगतों में पड़ जाता है। अनेकों उदाहरण माहेश्वरी समाज के बच्चों के मैं आपको बता सकती हूँ, हमारी काउंसलिंग में आती हैं कि कैसे घबरा कर बच्चे ड्रग्स के, लीकर के आदि चीजों के शिकार हो गए हैं। प्रेम का वह बच्चा भूखा जिसने कभी किसी से ज्यादा बात नहीं की, जो कभी किसी से सोशल नहीं हुआ, उसे जब संगी साथी मिलते हैं तो उसका सोशलाइजेशन जागने लगता है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ उम्र का तकाजा होता है, वो प्यार मोहब्बत के धंधे में पड़ जाता है, और फिर जब ब्रेकअप का हैमर उसके ऊपर पड़ता है तब डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन
ये सारे बड़े बड़े शब्द उसकी जिंदगी के शब्द बन जाते हैं। पढ़ाई, बड़े बड़े ख्वाब आपने भी देखे और उसे दिखाता गया है कि 4 साल में तो इंजीनियरिंग करेगा, कैंपस से उसको तो देखना इतना बड़ा पैकेज मिल जाएगा, आईआईटी में है, आईआईएम में है, सीधा अब्रॉड जाएगा। ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, 0.1% के लिए भी कॉम्पिटिशन होती है। आपने इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होते हैं और यदि बच्चा सिंसियर है तो डरने लगता है कि अरे पापा को तो लगा था कि मैं सीधा अब्रॉड जाऊंगा, मेरे को इतने लाख का पैकेज मिलेगा और अब नहीं मिल रहा। सो और रास्ते हैं, डिप्रेशन है, सुसाइड है, फ्रस्ट्रेशन है, ड्रग्स हैं, लीकर्स हैं। कहने का मेरा मतलब मात्र इतना है कि जो मजबूत हमें उसे बनाना था, जैसा गढ़ना था, जो मैंने जैसे कुमार की तरह कहा, या जैसे कि पशु पक्षियों में भी माँ, कैसे आपको मालूम होगा कि हर प्रजाति में जो मादा होती है वही अपने बच्चे को सब कुछ सिखाती है। हाथियों का लीड करने वाला मादा हाथी होती है, शेरनी ही शेर का शिकार करती, वही अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है। अर्थात जिस दुनिया में वो रहती है, जिस जंगल में वह रहती है, जिस जंगल का जो राज है कि कमजोर को हर कोई खा जाता है, उससे बचना वो माँ अपने बच्चों को सिखाती है। पर हम माओ ने अपने अतिशय प्यार में, अपनी सुख सुविधाओं में, अपनी संपन्नता के गर्व में बच्चों में जो जातीय गुण होने चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे में एक विद्यार्थी के गुण होने चाहिए, जो एक जमा बच्चे में एक जवानी के गुण होने चाहिए, उसे हमने सिखाने की ही कोशिश नहीं की। और जब हमने कोशिश नहीं की और यौवन की दहलीज पर आते वक्त उसके अंदर से वह जो जब भावनाएं जगी, तो उसने सीखा इंटरनेट से, उसने सीखा व्हाट्सएप से, उसने सीखा तमाम अलग अलग उटपटांग साइट से। तो जो सच्चाई उसको सीखनी थी जीवन के बारे में, जवानी के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में, सोशल रिलेशनशिप के बारे में, इमोशनल रिलेशनशिप के बारे में, वह कुछ भी उसे सही रास्ते से नहीं मिला। और ये तो आप भी जानते हैं ना कि गलत रास्ते से जो चीज मिलती है वह थोड़ी सी गलती अपने साथ लाती है। तो बच्चों की परवरिश, बेटियों की परवरिश करते समय इन सब बातों को समझिए कि दुनिया क्या है। कल आपको 16 या 18 वर्ष के बाद उस दुनिया के गंदे तालाब में उसे कूदना है और उसे उस तालाब में तैरना आना चाहिए, जो आपने नहीं सिखाया। आप कहेंगे स्विमिंग सिखाई ना कोच लगाकर, पूल में स्विमिंग सिखाई, 5 स्ट्रोक्स जानती है बेटी, पर जीवन जीने के लिए किस किस तरह के स्ट्रोक्स चाहिए होते हैं, कब फ्रंट खेलना है, कब बैक खेलना है, कब बैक होना है, कब आगे बढ़ना है, कब लेट गो करना है, ये आपने उसे कभी नहीं सिखाया। और इस गलत तरीके से सीखे हुए बच्चे जब अपनी राह चुन रहे हैं, या जब उनसे कहीं कोई गलती हो रही है, जब वह टूट रहे हैं, और उनके टूटने से जब परिवार टूट रहा है, जिस बेटी को नाच से पाला, जिस पर इतना गर्व किया, जिसके फर्स्ट आने पर 5000 फोन किए और 5 लाख की पार्टी दे डाली, जिसकी शादी में करोड़ों खर्च कर डाले, और वो बेटी 6 महीने के बाद घर लौट आई। शर्म भी महसूस हुई, शर्मिंदगी भी महसूस हुई, और कलेजा छिल कर रह गया। पर अब पछताए का हो, जब चिड़िया चुग गई थी, तब कहाँ बेटी को सिखाया कि जब एडवर्स कंडीशन आएंगी, जब कुछ कठिन परिस्थितियां आएंगी बेटा, तब क्या डिसीजन लेना है बेटा, कब चुप रहना है बेटा, कब बोलना है, कब सबकी सुनना है, कब अपना मुंह खोलना है, कब कान खुले रखने हैं, कब आंख खुले रखने हैं, ये हमने नहीं सिखाया। आप कहेंगी कैसे नहीं सिखाया? रोज मैं तो शादी के बाद उसको फोन करती थी दिन में 4 बार,
और व्हाट्सएप पे हर बार उसको मैंने मैसेज डाले और हर बार फोन पे उसको बताया कि मदर इन लॉ के साथ कैसे रहना, सिस्टर इन लॉ के साथ कैसे रहना, हस्बैंड के साथ कैसे रहना, ये भी मैंने सिखा दिया। देर से सिखा के कोई फायदा नहीं हुआ। तब वो जो कहते हैं ना, सिखाया पूत कचहरी नहीं चढ़ता, हमारी लॉ की भाषा में कहते हैं, सिखा पिटा के किसी को कोर्ट में कर दो, 2 बार जब कोई जिरह के समय बोलता है तो सच उगल देता है। तो आपकी बेटी के साथ भी ये हुआ कि ये उधर उसने फोन किया, मम्मी आज ये प्रॉब्लम हो गई है, मम्मी ने हल बताया, वो बड़बड़ गई और सास ससुर से बोलाई, सब उल्टा। सो जो बहुओं की को लेकर एक जो प्रॉब्लम है, जो एक डर है, मतलब सोचिए ना हमारी कितनी विचित्र दशा है। एक तरफ हम बच्चे की सगाई करते हैं, क्या खुश होते हैं, पूरे गांव में मिठाई बांटते हैं, पार्टियां करते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, अंदर ही अंदर डरते हैं, हाय राम क्या होएगा कल से, जब वो घर आ जाएगी परिस्थिति बदल जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सहेलियां सिखाने लगती हैं। मेरी फ्रेंड को मैंने बोला, मेरा बेटा बहुत जल्दी सेटल हो गया 24 साल में, मैं कहा बेटा अब मैं तो सोच रही हूँ इसकी शादी करूँ, सेटल तो हो गया, सब दिमाग खराब है, थोड़े दिन चैन से जी ले। मैंने कहा भाई ऐसी क्या, बोले सब कुछ बदल जाएगा, तेरी आजादी खत्म हो जाएगी, दिन भर तेरे को सुनना पड़ेगा। सोचिए ऐसा क्यों होता है। अब बताइए कि बहुएं जो आती हैं हम लाते कहाँ से हैं। लव मैरिज वाली बात छोड़ दो, तो अधिकांशतः तो खूब ठोक बजा के सारी इंक्वायरी निकाल लेते हैं, घर की, मार्केट की, 100 लोगों को फोन करके पूछते हैं भाई कैसा है, माँ का स्वभाव कैसा है, लड़का कैसा है, चाल चलन कैसा है, पूरी फेसबुक छान डालते हैं, पिछले 10 साल के फोटोज निकाल लेते हैं, किस लड़की के साथ फोटो है, कहीं से दारू वारू तो नहीं पीता है, इतनी खबर निकालते हैं। और उसके बाद भी डरते हैं बहू के आने पर। तो बहुएं हमारी परिवार से आती हैं, और यदि बहू के आने से डर लग रहा है तो सच मानकर चलिए कि बेटी की परवरिश में हम गलत रह गए हैं। हमने बेटे बेटियों को अच्छे से नहीं पाला। और डाइवोर्स का रीजन केवल बेटी नहीं होती है, बेटा भी होता है, क्योंकि उस बेटे को भी सुनने की आदत नहीं, सहने की आदत नहीं, शेयर करने की आदत नहीं, उसका भी गुस्सा नाक पर ही रखा रहता है। बचपन से वह इतने लाड से पला है कि पहले खिलौने फेंक के मारता था, उसे गुस्सा आता था तो अपने टॉयज फेंक देता था। शादी होने पर यदि पत्नी पर गुस्सा आता है तो हाथ में रखी हुई कोई भी चीज फेंक देता है। ये उसका जो बेसिक नेचर है किसने बनाया? हम माओ ने, हम परिवार वालों ने तो बनाया। अपने ना बाबा, बंटी का गुस्सा बहुत तेज है, मैं तो उसके आने के पहले बिल्कुल प्लेट लगा के रख देती हूँ। आप यदि उसके आने के पहले इस डर के मारी प्लेट लगा कर रख देती तो यकीन मानिए कि आप उसको जहर खिला रही हैं, वो जहर जो उसके जीवन को तबाह कर। इसलिए परवरिश को समझिए। आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि बच्चे की आप परवरिश कैसे कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से न जाने कितने मंदिरों की चौखट पर माथा टेकने के बाद हमें बच्चे मिले हैं। हम भी जानते हैं, न जाने कितने उपवास व्रत हमने भी किए हैं पति पाने के लिए और बच्चा पाने के लिए, पर वह उपवास व्रत और वह माथा इसलिए नहीं टेका कि कुछ साल बाद वह बच्चा माथे को शर्म से फिर झुकवा दे। नहीं, प्यार अलग चीज है और परवरिश अलग चीज है। प्यार की जगह प्यार, अनुशासन की जगह अनुशासन, उसे सब कुछ सिखाना, उसे सब कुछ बनाना। मैं आपसे अब क्यों कहूँ, आजकल तो इतनी एरा मूवीज आती हैं, आप देखते हैं ना राजा महाराजा, क्या कमी थी भैया। हम तो केवल अपनी BMW और मरकी पर इतना घमंड कर रहे हैं, हमें लगता है हमारे पास एक फार्म हाउस है, एक बड़ा बंगला है। अरे राजा के पास तो कितना होता था। उसके बच्चे तो ये जो एक नीलम पहन के आप खुश होते हैं कि ओ माय रूबी, अरे वो उनके बच्चे तो उन रूबी के प्यालों में खाना खाते थे। बट उन्हीं राजाओं के बच्चों को किस तरह ट्रेनिंग दी जाती थी लड़ाई की। और पैराफिन पे जाते हैं, रोज भगवत गीता पाठ कर रहे हैं, रोज रामायण पढ़ते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। देखिए क्या जीवन था, क्या जीवन था राम का। जब जंगल गए तो कहाँ गए थे? ननिहाल पड़ोस में तो थी।
कौशल की राजकुमारी से विवाह हुआ था, उनकी माँ कौशल्या कौशल की राजकुमारी थी, पर माँ ने कभी नहीं कहा कि बेटा मुसीबत आए, रावण नाक काटने आए तो मामा के यहाँ से सेना बुला लेना। भगवान कृष्ण सोचिए ना, खाली लला करने से काम नहीं चलेगा। 8 साल जो बच्चा माँ बाप को दिखा नहीं, मिला नहीं, कंस वध के बाद मथुरा में आया, जब वापस वसुदेव को राज मिला तो ये नहीं बोल रहा कि हाँ मेरा बेटा आ गया, अब सारी खुशियां इसको दूंगा, बहुत बेचारे ने गाय चरा ली, मक्खन चुरा लिया, अब तो देखो हर मील में उसको मक्खन ही मक्खन दूंगा। नहीं, सीधा उठाकर संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। क्यों ये राज परिवारों के बच्चों को गुरु आश्रम में भेजा जाता था? वह गुरु जो गुरु उस समय सादगी का प्रतीक होता था। गुरु का आश्रम आपने देखा कैसे होता था, पानी तक गुरु के लिए शिष्य भर के लाता था। वहां राज परिवार के बच्चे जाते थे, जंगलों में बच्चे जाते थे, सालों कटे थे। क्यों? क्योंकि प्यार का अर्थ, यदि राजा का प्यार है कि उसका बेटा राजा बने तो उसे राजा जैसा शक्तिशाली बनाना जाता था। तो इसी तरह यदि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटी सक्षम बने, सफल बने, जीवन में बहुत आगे बढ़े, तो हमें दिल पर पत्थर रखकर, प्यार को केवल दिल के अंदर तक रखकर उन्हें मजबूत बनाना होगा, उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाना होगा, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना, उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना होगा। उन्हें जब वो भावनाएं जगेंगी कब? जब वह लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। पर हमारा तो बच्चा पढ़ता है इसलिए माय गॉड ननन घर में आ नहीं सकती, उसके बच्चे नहीं आ सकते, उसके बच्चे खिलौने शेयर नहीं कर सकते, अड़ोसी पड़ोसी नहीं आ सकते, तो कहाँ से उसकी संवेदनशीलताएं बनेंगी? कहाँ से फिर वह पत्नी के प्रति या पति के प्रति संवेदनशील होगा? परिवार तो बहुत दूर की बात है। तो अपनी परवरिश पर ध्यान दीजिए, प्यार बच्चे से कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, पर प्यार का सही अर्थ समझिए, उसके जीवन की जरूरतों को समझिए, उसे तप कर कुम्हार मट्टी के जैसी कच्ची चीज को भी घड़कर मटका बना देता है। सुनार के पास सोना आता है पर उसे तपा तपा कर कुंदन बना देता है। तो हमें भी चाहिए कि हमारे बच्चों को हम मजबूत बनाएं। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, आपसे भी वही कहना चाहती हूँ कि वह कीजिए कि तारीफ हमें अपने बच्चे की नहीं करनी पड़े। माँ कहती थी तारीफ वो होती, जब बड़े नाराज होते थे कि हम पढ़ते तक मम्मी कभी नहीं तारीफ करती, देखो उसकी मम्मी इतनी तारीफ करती है, उसकी मम्मी इतनी तारीफ करती है। वो कहती थी तारीफ वो होती है जो दुनिया करे, हमने हमारे बच्चे की तारीफ की तो क्या तारीफ। तो इसी तरह हमने अपने बच्चे को प्यार किया या केवल हमने अपने बच्चे की जरूरतें पूरी कर दी तो क्या की। जब दुनिया जरूरत पूरी करे, जब वह खुद इस लायक बने कि अपने बलबूते पर कुछ बन जाए, जब वह इतना भावनात्मक बने कि उसे माँ से भी प्यार हो, पिता से भी प्यार हो, परिवार से भी प्यार हो, तब परिवार नहीं बिखरेगा। जब बेटी यह जानने लगी कि यह परिवार मेरा है, मम्मी ने मुझे कितना प्यार किया है, मैं अपनी भाभी को कितना प्यार करती हूँ, जिस लड़की ने अपने घर में अपनी भाभी को प्यार किया होगा, जब वह बहू बनकर जाएगी तो वह अपनी ननद से भी प्यार करेगी, वह अपनी चाची सास मामी सास से भी प्यार करेगी। क्यों? क्योंकि प्यार करना आपने उसे सिखाया, सही अर्थों में रिश्तों को संभालना आपने उसे सिखाया। जब आप ये सिखाएंगे तब तो वह रिश्ते संभालेगी। आप तो खुद ही काट रहे हैं, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, इससे मत बात करो, आपको बुरा लग रहा है कि इनके आने से मेरे बच्चों का समय बिगड़ेगा। समय बिगड़ेगा नहीं, और यदि बिगड़ा भी तो बिगड़ने दीजिए, क्योंकि उससे आपके बच्चे का भविष्य बने। अभी भी देर नहीं हुई है, जब जागे तब सवेरा। आप कहेंगे बच्चे तो गए, पोते पोती हैं, और ज्ञान हर जगह की जरूरत होती है। समझाइए, समझिए, परवरिश के ढंग बदलिए,
बच्चे बच्ची को नहीं पाल पाए तो पोते पोती को तो उस ढंग से पालिए। आप कहेंगे वो मेरी बहू मेरा सुनेगी थोड़ी, पोता मेरे को थोड़ी देगी, पर रसमच आप यदि प्यार से रखेंगी, आप सचमुच उस पर जी जान न्यौछावर करेंगी, बिना बहू को ताना वाना मारे, तो देखिए वो भी कितनी खुश होगी, कितनी कलेजे में ठंडक पड़ती है जब पोते पोती बाहर से पहले आपके गले लगते हैं। यह सब तब होगा जब आप इसके लिए मेहनत करेंगी, आप इसके लिए कोशिश करेंगी, आप समझेंगी, दुनिया को समझेंगी, दूसरे देशों का कल्चर क्या है ये समझेंगी, बड़े शहरों का कल्चर क्या है ये समझेंगी, बच्ची को बचपन से ये सिखाएंगी। जहाँ एक और हायर एजुकेशन की इच्छा जगाएंगी तो हायर एजुकेशन के रास्ते में आने वाले जो कांटे हैं उनकी चुभन को भी सहने की आदत डलवाएंगी। तब देखिए आप गर्व से कहेंगी कि मैंने बच्चा केवल पैदा नहीं किया है, मैंने बच्चे को अच्छे ढंग से पाला भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में मेरे विचारों से कहीं कोई प्रश्न उठा हो या कहीं आपको लगा हो कि जो मैं कह रही हूँ ये गलत है, तो या आप कुछ भी इस बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी चैट बॉक्स में डालिए प्लीज आप उन्हें अनम्यूट कर दीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट। बहुत इन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं, नतमस्तक हूं। इतनी सुंदर सोच और इतना अच्छा गाइडेंस, मतलब आपने तो कमाल की बात कही और हम सबके लिए इतना कुछ सीखने के लिए है। बहुत 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 बड़ा थैंक यू आंटी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बिल्कुल बिल्कुल दिल को छू गई आपकी सारी बातें। थैंक यू सो सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक अल्फाज हृदय को आत्मसात करता हुआ प्रेरणादायी आपका मार्गदर्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे प्यार की अतिशयता और पढ़ाई की प्रेषण ने हमारे सभी बच्चों को एकाकी बना दिया। आज समाज के प्रति, परिवार के प्रति उनके प्रेम के मनोभाव को हमें बदलना होगा। सुगढ़ मूरत में हमें उन्हें ढालना होगा। अब भी समय है, हमें जागना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हृदय को आत्मसात करता आपका एक एक अल्फाज निश्चित ही हम सभी को एक बहुत ही प्रेरणा मिली है कि अब भी समय है, हमें जागना होगा। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे बीच में एक सूर्य की रश्मियों को आप आभास कर चुके हैं, लेकिन एक दूसरे सूर्य जो हमारे बीच में विराजित है, उनकी तपन को, उनकी रश्मियों को भी आप बहुत ही हृदय से उनको छू पाएंगे। बहुत जल्द मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती गीता जी मुंदड़ा को। आशा है हृदय में। कुंतल जी, लीला जी कोई क्वेश्चंस आए हैं क्या? कुंतल जी कोई क्वेश्चन हो? मुझे थोड़ा सा निकलना था। हाँ कुंतल जी, तो क्वेश्चंस चैट बॉक्स में तो नहीं आए हैं। चलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ बोलिए लीला जी, बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके हर क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है, हमारे हर क्वेश्चन का हमें को आंसर मिल चुका है। कितने ही ऐसे क्वेश्चन थे जो हर माँ के दिल में आए होंगे, लेकिन उन क्वेश्चनों का आपने इतनी बखूबी से जवाब दिया है। मेरे दिल में बहुत से क्वेश्चन थे, वो सब आंसर मुझे मिल चुके हैं। बहुत बहुत नमन आपकी। सही बोल रहे हैं आंटी। एक्चुअली ऑल इन ऑल आपकी इतनी कंप्लीट थी टॉक कि मतलब छोर से जो एक छोर से बिल्कुल दूसरे छोर तक आपने पूरी टॉक को जिस तरह से कंप्लीट किया है, मुझे लग रहा है कि इसलिए नहीं है जी। मुझे थोड़ा बाहर निकलना है, मेरे हस्बैंड का कोई प्रोग्राम है, तो भी मेरे पास ये रहेगा, मोबाइल रहेगा। तो यदि कहीं कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो अभी तो 1-1.5 घंटा कार में ही रहूंगी, तो आप मुझे रिंग करके बता दीजिए, तो मैं फिर उसमें अपना ओपन कर दूंगी। चलेगा? डेफिनेटली आंटी। पिताजी को भी मैं मोबाइल पे ही कार में सुनती रहूंगी, आगे का प्रोग्राम मैं मोबाइल पर कार में देखती रहूंगी। तो अभी थोड़ा सा आंटी थैंक यू सो मच, प्रदेश की ओर से, हम सबकी ओर से, और अंकल को भी थैंक यू सो मच कि उनने इतना अमूल्य आपका समय हमें लेने को दिया। कि नहीं कोई बात नहीं है, और एक जरूर प्रोग्राम से बदलना है। और मैं गीता जी का भी सुन रही हूँ। मैं आप कुछ भी रहेगा तो कार में मेरे पास मोबाइल है, उस पे मैं ऑन करती हूँ। बहुत बहुत एक बहुत सुंदर कार्यक्रम और एक अच्छे विचार को
सबके सामने आपने रखा, जो समय की बहुत बड़ी जरूरत है। आप सब इसकी जा रही हैं तो मैं भी आपको एक धन्यवाद दे देती हूँ कल्पना जी। मैं भी आपको धन्यवाद हाँ दे दीदी, देती हूँ कि राजस्थान के प्रदेश में महानगरों की सारी व्यथा कथा आपने सुना दी। और ये सही है कि छोटे गांव के लोग सब बड़े शहरों में भेजने का प्रयास करते हैं, तो उनको आईना आपने दिखा दिया, बहुत अच्छा। नहीं दीदी, मैंने ये बहुत देखा है। क्या होता है कि वो बच्चों ने ये यहाँ की जो गंदी दुनिया है, रंगीन दुनिया है, तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें उस सब का एहसास होता है, तो उसको हैंडल करना जानते हैं। छोटे गांव के बच्चों को जब एकाएक इतनी स्वतंत्रता मिलती है, तो कई बार ना चाहते हुए उनके कदम डगमगा जाते हैं। तो इस डर से बच्चों को आप भेजेंगी नहीं, ऐसा मत कीजिए। भेजिए, सुनहरे भविष्य की और आगे बढ़ाइए। ग्लोबल वर्ल्ड है, उन्हें देखने दीजिए, पर हाँ, उसके लिए तैयार कीजिए। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी, जैसे हमारी माएँ नहीं कहती थी, हमें 8-10 साल के हुए तब से पराए घर जाना है, ये सीखो, पराए घर जाना है, वो सीखो। तो अब हमें पराए घर का इतना डर नहीं है, क्योंकि वो पराया घर तो हम ठोक बजा के अपना कर देते हैं। तो ये जो पराई दुनिया है, इसके लिए अपने बच्चों को तैयार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कार में सुनती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशाहीन हृदय में तरंग भर देती है, एक छोटी सी उम्मीद निराशा को बंद कर देती है। मुद्दत से आते हैं आप जैसे अतिथि भगवान, आप सबके आने की खबर ही मन में उत्साह और उमंग भर देती है। जी हाँ, आप जिनका परिचय मैं आप सभी को देना चाहूंगी, सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति हमारे बीच में विराजित है। 1982 में सक्रिय व माहेश्वरी महिला संगठन में अनेक पदों पर आपने कार्य किया। 1989 में माहेश्वरी महिला संगठन इंदौर की अध्यक्ष बनी। 1994 में आप अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की उपाध्यक्ष और 1998 में आप राष्ट्रीय महामंत्री के पद को शोभित कर 2001 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन समता, धैर्यता व कर्मठता से दिव्य ज्योतिर्मय सूर्य की भांति संगठन को रोशन में किया। आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट जो आज कई जरूरतमंद परिवारों के लिए काम आया है, वो है 2005 में अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट का गठन किया, जिसे जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहयोग किया जाता है। आप इसकी संस्थापक अध्यक्ष हैं, वर्तमान में कार्याध्यक्ष। शुभ लक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव बैंक इंदौर की 10 वर्ष तक आप चेयरपर्सन रही। सन 2010 में वन बंधु परिषद महिला समिति इंदौर की अध्यक्ष बनी और चुनी गई। 2011 में वन बंधु की राष्ट्रीय महिला समिति की जनरल सेक्रेटरी रहते हुए 2017 में आपने राष्ट्रीय महिला समिति में अध्यक्ष चयनित हुई। सोसाइटी फॉर क्रिएशन संस्थापक अध्यक्ष, वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंदौर की पूर्व कोषाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष व कई संस्थाओं में आप सक्रिय रही हैं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु परिवार से आपने पहल पाई है। अनेक संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित हो चुकी है। ऐसे विरल व्यक्तित्व की धनी आदरणीय गीता दी, जिनकी सक्रिय सहभागिता हमारे उत्साह को द्विगुणित कर रही है, आमंत्रित हैं आप आज एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य के लिए। बहुओं से कैसे करे व्यवहार, सारे सपनों को सुलाकर फिर जब 7 फेरे वो लेती है, छोड़कर आंगन बाबुल का रीत जगत की निभाती है, घिस जाती है चुपचाप दोनों तरफ की रिश्तों की कशमकश में अपनों के लिए। पहिया दुनिया का तभी तो चल रहा है, 2 घर को जोड़ती इस कड़ी की वजह से। बहुओं से कैसे करे व्यवहार, उस पर वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करती हूँ सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति गीता जी मुंदड़ा जी को, हमारी पूर्व अध्यक्ष गीता जी मुंदड़ा, जिनकी सक्रिय सहभागिता हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रही है। आदरणीय गीता दी, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद लीला जी। बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका। आप सभी को बता दूं, आंटी से जब भी बात करते हैं तो लगता है मेरी माँ से बात कर रही हूँ। इतना बढ़िया हर तरीके का जवाब आपके पास होता है और इतना अच्छा पथ प्रदर्शन आप करती हैं कि वाकई में रास्ते आसान आप कर देती हैं। तो आज आप सबके बीच में आंटी हैं। आप चाहें जितने प्रश्न आप सहेज के रखिए और आप आंटी से पूछिए। धन्यवाद कुंतल जी, आपने बुलाया और मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं अपने पीहर प्रदेश में आई हूँ, इसलिए मेरे को मेरी बचपन की बातें बहुत याद आ रही है और उस समय का जो माहौल देखा है और आज का जो माहौल सामाजिक क्षेत्र में भी मैं देख रही हूँ। महामंत्री और अध्यक्ष के रूप में कई बार मैं राजस्थान आई और आज जो देख रही हूँ बहुत मन को प्रसन्नता हो रही है कि हमारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है और जड़ों से जुड़ने का प्रयास कर रही है। कुंतल जी, आपने एक ऐसा विषय रखा जो आज की आवश्यकता है। देखने में भले ही बहुत साधारण लग रहा है,
सब सास हमारे यहाँ बैठी, सब करीब करीब सास बन चुकी होगी या बनने वाली होगी, तो वो सोचेगी कि सास बनना क्या कौन सी बड़ी बात है, वो तो सहजता में बन ही जाते हैं। लेकिन जो आज परिवार टूट रहे हैं उसमें हम कहाँ कुछ कमी कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। अभी कल्पना जी ने बहुत बड़ा आईना दिखा दिया, भयानक आईना दिखा दिया आप लोगों को, तो निश्चित रूप से वो भी एक सच्चाई है। लेकिन आज जो हमारे परिवार, खास तौर से राजस्थान के परिवार है, और तो वहाँ थोड़ा सा महानगरों की हवा बहुत ज्यादा नहीं लगी है, ये भी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि इंटरनेट और सारे सोशल मीडिया ने पूरे विश्व को एक कर दिया है। लेकिन हमारे घर में शांति रहे, सुख शांति रहे, इसके लिए हमको क्या सावधानियां रखना चाहिए और ये अशांति क्यों पैदा होती है, इन सब बातों पर हमें चिंतन करना है। विषय मुझे दिया बहुओं के साथ व्यवहार कैसा करना है। मतलब बहुएं परिवार में रहेगी तो ही इस विषय का मतलब है, अगर एकल परिवार है तो इस विषय का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। विषय सदाबहार है और बहुत ही साधारण है, घर घर की बात है, घर की सुख शांति का आधार है। और ये जो बिहेवियर साइंस है ना, ये बहुत बड़ा साइंस है। जितने व्यक्ति उतने स्वभाव, हम किसी के स्वभाव को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य सूत्र होते हैं जिनका ध्यान हमारे परिवार के हर सदस्यों को रखा जाना चाहिए। परिवार में अगर खुशी चाहिए और तो हमें कुछ शब्द जरूर याद रखना चाहिए, जैसे सह अस्तित्व, सामंजस्य, संयम, समर्पण, संतुलन और समय के अनुसार बात करना। ये कुछ साधारण सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि परिवार व्यवस्था हमारे भारत की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, बड़ी विशेषता है, ये हमारी यूएसपी है। क्योंकि संयुक्त परिवार, खास तौर से मैं इसलिए संयुक्त परिवार की बात कर रही हूँ कि अभी हमारे परिवारों में, खास तौर से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में संयुक्त परिवार दिखते हैं, महानगरों में कम है, लेकिन हमारे यहाँ संयुक्त परिवार है। और ये संयुक्त परिवार हमारी एक यूनिवर्सिटी के समान है, जहाँ पूरा व्यवहार शास्त्र हमें सीखने को मिल जाता है। संयुक्त परिवार में आसपास के मोहल्लों में जितने लोगों से हम मिलते हैं उतनी बातें हमारे बच्चे सीखते हैं, इसलिए मैं इसको एक यूनिवर्सिटी भी बोल सकती हूँ। 4 पीढ़ी जहाँ पर शांतिपूर्वक रहती, तो समझ लो मानवीय मूल्यों के बारे में सारे गुणों का प्रशिक्षण उनको मिल गया है। अगर ऐसा है तो हमें संस्कार शिविर लगाने की आवश्यकता नहीं, न कोई काउंसलिंग सेंटर खोलने की आवश्यकता है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ कमियां आ रही है। इसके कारण हमको सामाजिक स्तर पर ये सब कार्य करने की आज की परिचर्चा भी अगर हम कर रहे हैं तो इसी कारण से कर रहे हैं कि जरूर हमारे पारिवारिक ढांचों में कुछ बदलाव आया है, कुछ कमियां ऐसी हमारे व्यवहार में हो रही है जिसके कारण हमारे घर परिवार टूट रहे हैं, कई समस्याएं आ रही है। ये चिंता का नहीं, हमारे चिंतन का विषय है। आप सब लोग जानते हैं हमारे आदर्श ग्रंथ महाभारत है, रामायण है, जिनकी हम पूजा करते हैं। इनके नायक जो है राम और कृष्ण, ये हमारे आदर्श हैं, हमारे इष्ट देव भी हैं। लेकिन रामायण हमको त्याग की कहानी सिखाता है और महाभारत हमको स्वार्थ की बात बताता है। श्री कृष्ण भगवान ने हमें भगवत गीता सुनाई। अब भगवत गीता की बात, हम भगवत गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की बात हम नहीं मानते, तो हम उस ऐसे महाग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य है उसको हम नहीं जानते, हम सिर्फ एक पूजा की दृष्टि से उनको मान लेते हैं, उससे हमारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। दोनों ही ग्रंथों का मर्म है और हमें परिवार में कैसे रहना चाहिए ये ग्रंथ सिखाते हैं। अगर वास्तव में उस ग्रंथ को हम पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, सुने, समझें, तो हर परिस्थिति में चुनौती का सामना करना भी भगवत गीता सिखाती है। लेकिन हम सिर्फ श्लोक उच्चारण कर लेते हैं, उसके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं और उसका जो असली ज्ञान हमको मिलना चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं। तो आइए अब हम परिवार की एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर ऐसी ये है कि बेटी की बात तो कल्पना जी ने अभी बता दी, बेटियां अच्छी होगी तो निश्चित रूप से बहुएं अच्छी होगी, कोई समस्या है ही नहीं। अगर बेटी की परवरिश में ही गड़बड़ कर दी तो बहू अच्छी कहाँ से लाओगे। तो जैसी बेटी बनेगी वैसा हमारा घर में बहू आएगी।
तो बेटी को अच्छा बनाना ये तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है ही। और बहू जब घर में आ जाती है, हम बहुत सोच विचार के चुनकर खूब अच्छी ठोक बजाकर बहू लाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद क्या होता है, मैं उन परिवारों की बात नहीं कह रही हूँ जहाँ बहुत शांति है, जहाँ समझदार लोग हैं, जहाँ एक दूसरे की बात को समझते हैं, उन परिवारों की बात नहीं कर रही हूँ। तो इस पिक्चर में हम देखते हैं कि बहू घर आई, हमने आरती उतारी, खूब खुशियां मनाई, खूब बधाइयां बांटी। साल 2 साल बाद फिर दूसरी बहू आई, फिर उतना ही हर्षोल्लास के साथ काम किया। और जब कुछ बरस निकलने के बाद अगर हमारे परिवार के वातावरण में कुछ अच्छा है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। और कहीं भी थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है तो दो बात है, या तो बेटी के रूप में उसको बहुत अच्छी परवरिश नहीं मिली, या परवरिश अच्छे मिलने के बाद कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में कमी है, तो हम उसको ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, या वो हमको नहीं समझ पा रही, कुछ भी कारण हो सकता है। तो वातावरण चेंज हो जाता है। और जब आपने मेरे को विषय दिया कि बहुओं के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, तो निश्चित रूप से सास को कैसा होना चाहिए, इसका विषय यही हुआ ना कि सास कैसी होना चाहिए। तो सास होने से पहले हम ये बात समझें कि क्या सास बनने से पहले हमने कोई अपनी मानसिक तैयारी की है, घर में कोई इस तरह की चर्चाएं की है कि फला तरह की बहू हमारे घर में आ रही है, हमको हमारे घर के वातावरण को कैसे रखना है, कैसे उसके साथ व्यवहार करना है। तो सास बनने की ट्रेनिंग, सास बनना मतलब बेटा बड़ा हो गया, बहू लिया है, सास तो आप बन गई, लेकिन अच्छी सास बनने की ट्रेनिंग क्या आपने ली है, या इसके लिए भी हमको समाज में शिविर लगाने पड़ेंगे? ये एक सोचने की बात है। तो हमारी मानसिक तैयारी, समय के साथ हमें अपने विचारों को बदलना होगा, हमारी समझदारी को समझना होगा, और हमारे आने वाली पीढ़ी के व्यवहार को भी हमको समझना पड़ेगा। हमारी दोहरी मानसिकता रहती है, जब बेटी के लिए हम कुछ चाहते हैं तो अलग चाहते हैं, और बहू के साथ कुछ अलग। हमारी बेटी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसकी सास को कुछ नहीं, उसको बात शिकायत होना चाहिए। और उसको मैं रोज बात करूंगी, मोबाइल से करूंगी, क्योंकि उसके बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता। लेकिन यही हाल अगर हमारी बहू के साथ होता है, उसकी माँ अगर उसको रोज फोन करेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप करेंगे अच्छा लगेगा, और बहू की माँ करेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो हमारी दोहरी मानसिकता है, इससे हमको उभरना पड़ेगा। फिर हमारी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। बहू घर में आई है, सुबह उसको जल्दी उठना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए, सबका नाश्ता तैयार करना चाहिए, सबको खाना टाइम पर देना चाहिए, बहुत सारी अपेक्षाएं उनसे हो जाती है। लेकिन बहू हमारी आज्ञाकारी भी होना चाहिए, हम कुछ भी कहें तो चुपचाप सुन लेना चाहिए, ऐसी बहू हमको चाहिए आदर्श के रूप में। लेकिन क्या हम कुछ वर्षों तक उसका प्रतीक्षा कर सकते हैं कि वो हमारे घर में अपने जमा ले? एक पेड़ पौधा होता है, उसको भी एक जगह से निकालकर जब दूसरी जगह लगाया जाता है तो वो कुछ दिन तक थोड़ा मुरझाता है, बाद में जब उसको अच्छा खाद पानी मिलता है तो वो फिर से खिल जाता है। 25 साल तक हमने बेटे की परवरिश करी है, उसको सहा है, क्या हम 2-4 साल भी अपनी बहू के लिए धैर्य नहीं रख सकते उसको समझने के लिए? मैं बहुओं के साथ भी यही बात कहूंगी कि वो आ रही है, आजकल परिपक्व अवस्था में आती है, तो उसको भी अपने परिवार को समझने में टाइम लगता है। तो थोड़ा समय हमको उसको समझने के लिए देना होगा, और उससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करना नहीं है। बहुत कुछ सास ऐसी होती है जो आधुनिकता के नशे में चूर हो जाती है। मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत दिल खोल कर उसका लाड प्यार करती है, कुछ दिनों तक ये अच्छा भी लगता है, लेकिन जब उसकी आदत हो जाती है ये सब करने की, बहुत स्वतंत्रता आपने दे दी, बेटा नई नई बहू आई हो, तुम पिक्चर जाओ, तुम घूमने जाओ, तुम सब कुछ करो, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर आपका जब नशा उतरता है तो वो बहू आपको अच्छी नहीं लगती है। कुछ सास ऐसी होती है जो परंपराओं का बखान करती है, हमारे घर में तो ऐसा हुआ करता था, मेरी सास ये करती थी, इसलिए हमको सबको ऐसा ही करना है। समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं लाती है। तो परंपराओं का बखान, जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं, बहुत खींचते हैं, आधुनिकता के नशे में बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे देते हैं, वो भी तकलीफ, और परंपराओं की भी बात करते रहेंगे, वो भी तकलीफ। तो हमें कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है।
और इसके बाद अगर कामकाजी बहू आ गई तो और अलग माहौल हो जाता है। 2 बहुएं हैं या 1 बहू है, बहू काम पर जाएगी, निश्चित रूप से पढ़ी लिखी है, कुछ काम करेगी, क्योंकि आपने ही तो इजाजत दी है पढ़ी लिखी बहू लाकर कुछ करने के लिए। अब वो बहू जब बाहर जाएगी, समय असमय कभी भी आएगी, तो आपको तकलीफ, क्योंकि आपने उस मानसिकता को नहीं समझा है कि वो बेटा बाहर से काम करके आएगा, उसको तो चाय का कप आप भर के पिला दोगे बना के, लेकिन बहू आएगी तो क्या आप उसके लिए भी इतना ही करने के लिए तैयार है, अपनी मानसिक तैयारी? तो जो इस तरह के माहौल में हम काम कर रहे हैं, उस समय को और उसके नाजुकता को हमें समझना बहुत आवश्यक है। एक जो राजस्थान में बहुत प्रचलित है, वो भी हमारे इसमें एक जहर का काम करता है। हमारे यहाँ प्रदर्शन, कोई भी चीज आती है, अब आजकल होता है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन शादी ब्याह में हम प्रदर्शन करते हैं, सारा फैला के पूरे गांव को दिखाते हैं। है क्या कुंतल जी ऐसा रिवाज अभी भी है? हाँ, तो ये जो रिवाज है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको थोड़ा सा समझें। जब हम प्रदर्शन की बात, ये मैं पहले भी कहती थी, आज भी कह रही हूँ कि जब हम प्रदर्शन करते हैं, खूब अच्छा आता है देखने के लिए, 10 लोग 20 लोग एक साथ आते हैं, वो कमेंट्स करते हैं, हाँ जी बड़ी बहू के तो ऐसा आयो, छोटी बहू के तो थोड़ा कमजोर है, छोटी बहू के तो बहुत अच्छा आयो, बड़ी बहू ने उतना नहीं आया। तो ये जो कमेंट्स होते हैं, वो उन बहुओं के दिल पर क्या गुजरती होगी, सोचिए आप। तो घर के वातावरण में शांति कैसे रह सकती है? तो जो ये प्रदर्शन और दिखावा है, ये सब चीज अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, न अपेक्षा रखनी चाहिए। और कुछ भी वातावरण खराब करने वाली अगर कोई चीज है, तो वो हमें उसके मर्म को समझना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता है, दिखाने का रिवाज है इसलिए हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है, इसको समझिए। और इसकी आवश्यकता कहाँ है? आजकल तो और भी आवश्यकता नहीं है। आप बहुत अच्छा बहू लेकर आई और दिखाया, तो 2-4 दिन बाद आपके इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे घर पर कि आपका बहुत अच्छा माल आया, तो बताइए कैसे क्या है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे रिवाज हैं, जो किसी समय अच्छे रहे होंगे, लेकिन अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। एक बात, शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, बड़ी उम्र में, अब तो उम्र की कोई सीमा ही नहीं रही, 28 साल भी छोटी लगती, 30 साल भी छोटी लगती है। तो इतनी बड़ी उम्र में जब लड़कियों की शादी होती है, निश्चित रूप से उनके विचार परिपक्व हो जाते हैं, और वो परिपक्वता फिर कहीं सामंजस्य स्थापित करने में बाधा डालते हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत सारे विचार हो जाते हैं, और आजकल तो इंटरनेट ने, मीडिया ने सारा ज्ञान उनको भर दिया है, आपको कुछ सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो सारा अपने विचारों से परिपक्व सारी सीखी हुई बहुएं जब घर में आएगी, और फिर आप कहेंगे कि वो आपकी बात को माने, आपकी बात को समझे, तो वो कैसे संभव होगा? लेकिन ऐसा भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम पर, क्योंकि उनमें निर्णय क्षमता भी आ गई, अपना अपना निर्णय लेती है, और उस टाइम आपको बुरा लगेगा कि मेरे से पूछा भी नहीं और इसने ये बात कर ली, ये निर्णय ले लिया, ऐसा सोच लिया, फला जगह जाने की बात कर ली, और हमसे पूछा भी नहीं। क्योंकि बड़े से पूछना बहू के लिए एक आदर्श की बात मानते हैं हम, लेकिन अब समय बदल गया है, तो इस पर भी थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। एक बहुत ही छोटी छोटी सी बात है, घर में काम करते हैं और कुछ काम अच्छा हुआ, कुछ आपके पसंद के हिसाब से नहीं हुआ, कुछ गलती हो गई, कुछ हो गई, तुरंत टिप्पणी, जरूर जल्दी से आपने बोल दिया कि ऐसा कैसा बनाया, आज तो सब्जी में ये हो गया, आज तो फला टाइम पर काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तुरंत टिप्पणी कर दी। तो वो भी, इस तरह की जो टिप्पणियां होती है, वो भी हमारे परिवार में अशांति फैलाती है। और कभी कभी ऐसा वातावरण होता है, 2 बहुएं हैं, एक बहू आपके घर में रहती है, बहुत मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, साधारण सी बातें बता रही हूँ, हम में से कहीं किसी को थोड़ा सा भी उस बात में समझ में आए, तो मैं मेरा आज का बोलना सार्थक समझूंगी। 2 बहुएं आपके परिवार में है, एक बहू आपके पास रहती है, दूसरी बॉम्बे कलकत्ता या और कहीं रहती है, कुछ दिनों के लिए आती है, अब वो आ गई, उसके बच्चे आ गए, उसका परिवार आ गया, आपके लिए तो
भगवान आ गए, क्योंकि बहुत दिनों बाद बहू घर में आई है, तो उसके आगे पीछे घूमना, उसकी पसंद का बखान करना, उसकी प्रशंसा करना, ये शुरू हो जाता है। उस टाइम क्या कभी आपने सोचा कि रात दिन जो साथ रहती है आपकी बहू, उसके उसके मन में क्या गुजर रही हो? तो अपने व्यवहार में संतुलन रखना बहुत जरूरी होता है। और एक निश्चित रूप से हमारा कुछ माहौल हमारे अड़ोसी पड़ोसी बिगाड़ देते हैं। चौपाल में, चौक में, चबूतरे पे कहीं भी बैठ के हम देख सकते हैं कि 10 औरतें एक साथ बैठ जाती हैं और अपने अपने घर की कहानियां सुनाना शुरू कर जाती है। और उस निंदा रस में बहुत मजा आता है लोगों को। पूरी निंदा सारे तो बोलती है चलो जी, जिसके घर में जो हो रहा है होने दो, अपने को क्या करना है। घंटे भर तक सारी रामायण गा ली और अब हमको क्या करना है। तो भाई तुमने 1 घंटा बिगाड़ा किसके लिए? कुछ नहीं करना था तो तुम्हारी बात का कोई असर नहीं होना था, तो तुम ये फालतू की बात क्यों करते हो? तो ये भी हमको सोचना चाहिए कि किसी की निंदा और उसमें रस लेना, किसी की बुराई करना, ये सब चीजें हर घर घर की बात है। ये पंचायती काम नहीं होना चाहिए। इस बारे में भी हम चयन करें। अब समस्याएं तो बहुत है, लेकिन समाधान भी तो है। अब क्या समाधान हो सकते हैं? जरूर आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो सब साधारण सी बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमें अपने व्यवहार में संयम रखने की आवश्यकता है। व्यवहार में, बोली में किसी तरह के बात, छोटी सी बात होती है तो उसको हम तिल का ताड़ बना लेते हैं, राई का पर्वत बन जाता है। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। उसमें तुरंत कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। गलती हो भी जाती है तो आराम से, प्रेम से बाद में समझाया जा सकता है। जैसा कि हमारे सामाजिक संस्थाओं में भी हम देखते हैं कि कार्यकर्ताओं से गलती होती है तो उसको धीरे से समझाया जाता है। 4 लोगों के बाद में सामने आप कुछ कहेंगे तो इंसल्टिंग फील होगा। तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। कभी कभी हमको सामने वाले के स्थान पर रखकर अपना आकलन करना चाहिए कि अगर उसके स्थान पर मैं होती तो मेरा व्यवहार क्या होता। इतना भी जब करके देख लेंगे तो हमें अपना आकलन हो जाएगा और हमसे क्या गलती हुई कि हमारे घर का वातावरण बिगड़ रहा है, इसका चिंतन अगर हम करेंगे, खुद को खोजेंगे, स्वयं को जानेंगे, तो हम इन सब का समाधान ढूंढ पाएंगे। एक चीज और है, हम घर में इतने रम जाते हैं कि ये घर तो मेरा ही है, मेरे हिसाब से ही सब चलना चाहिए, मेरा घर है, मैं इसको बिगड़ने नहीं दूंगी, ये नहीं करना चाहिए। इतना अटैचमेंट हो जाता है घर से कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं सके। तो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा घर से डिटेच होना शुरू करें। अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये 2 शब्द याद रखिए। अटैचमेंट एक सीमा तक अच्छा है और धीरे धीरे डिटेच होंगे तो थोड़ा स्पेस घर में दूसरे सदस्यों को मिलेगा। आपका वो समय किसी अच्छे काम के लिए लगेगा, जैसा कि आप सब लोग कर ही रही हैं। समाज सेवा के कार्यों में लगेगा, कोई दूसरे जो काम आपको अच्छा लगे, अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगेंगे। तो थोड़ा आपको अपने लिए समय मिलेगा। सास बनने तक तो आपको घर बनाने में पूरा टाइम आपका लग जाता है, हमारा सबका, मैं भी उसमें शामिल हूँ। लेकिन जब घर में जवाबदारी संभालने के लिए कोई दूसरे बहू के रूप में कोई आ जाती है तो हमें थोड़ा थोड़ा अपने अधिकारों का हस्तांतरण कर देना चाहिए। और मेरे को लगता है कि अब हस्तांतरण करने की आवश्यकता होती नहीं है, वो अपने आप अच्छी बहुएं आती तो ले भी लेती है। लेकिन उन कामों में, छोटे छोटे कामों में मीन मेट निकालने की आदत छोड़ना चाहिए और थोड़ा थोड़ा डिटेच होने की कोशिश करना चाहिए। फिर एक शब्द है स्वीकार्यता। कई बार हम कोशिश करते हैं कि दूसरा बदल जाए, हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं और हम अपने आप को नहीं बदल पाते हैं। जब हम स्थितियां और परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, अपनी मनस्थिति को बदलना हमारे हाथ में है, तो हम अपने आप को समझाने का प्रयास करें। और कुछ मूलभूत आदतें ऐसी होती है जो कभी सुधर नहीं सकती, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए।
कि ठीक है, इनकी ऐसी ही आदत है, अब इस आदत का मेरे को बुरा नहीं मानना है। इतनी सी बात हम अगर समझ लें तो फिर उसमें घर की शांति बनी रहेगी। स्वयं भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। वादा कर लो अपने आप से कि घर में कुछ भी होगा, मैं तो अपने आप खुश रहूंगी, मैं तो खुश रहूंगी ही, मैं नाराज होंगी नहीं। तो जब आप खुश रहेंगी, आपके जो वाइब्रेशन खुशी के जाएंगे, तो घर में तो खुशियां ही खुशियां रहेगी ना। और हम दूसरों को कितना खुश रख सकते हैं, अपने मन से, वचन से, कर्म से कैसे खुश रख सकते हैं, इस पर अगर हम चिंतन करना शुरू कर देंगे तो खुशियों का भंडार आपके घर में आ जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और जो दोगे वो कई गुना लूट कर आए। जैसा हम देते हैं, प्रेम लुटाएंगे, प्रेम आएगा। क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, एक बात सुनाएंगे, 4 बात सुनने को मिलेगी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो हम जैसा देंगे वैसा कई गुना लौट कर हमारे पास आएगा। तो हमको क्या देना है, इस पर हमको चिंतन करना। क्षमा बढ़न को चाहिए। गलतियां होती है, जाने अनजाने गलतियां हो जाती है, तो उसको पल्ले की गांठ बनाकर मत रखिए, जल्दी से क्षमा कर दीजिए और क्षमा मांग लीजिए। कभी हमारे से गलती हुई तो क्षमा मांगने में भी स्वयं को छोटा मत मानिए। तो सॉरी एक ऐसा शब्द है जो सबको माफ कर देता है। तो क्षमा करना और क्षमा मांगना, इसको भी हम अपने जीवन में, अपने जीवन का, अपने आदत का विषय बना लेंगे तो बहुत बहुत बड़ा उपकार हम अपने आप पर करेंगे। स्वयं के साथ समय के साथ स्वयं को भी अपडेट करिए। जैसा आज हम देखते हैं कि सारा टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, तो इस समय के साथ साथ हमको अपने आप को भी अपडेट करते रहना है। अपडेट करना मतलब फिर ऐसा नहीं लगे कि हम 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, हमें कुछ आ नहीं रहा तो हमको एक अनपढ़, आज से 10-15 साल पहले भी हम लोग बोला करते थे कि आप कंप्यूटर सीखिए। उस टाइम सिर्फ कंप्यूटर होता था, तो कंप्यूटर सीखिए, नहीं तो आप अपने आप को अशिक्षित समझोगे अपने पोते पोती नाते नाती के सामने। और यही स्थितियां निश्चित रूप से आ गई है। आज कोरोना का भला हो कि हमको ये सब सीखने के लिए मजबूर कर दिया, और हमारी पारिवारिक व्यवस्था के लिए भी कोरोना एक वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि 1 महीने तक हम पूरा परिवार कभी एक साथ रहते भी थे क्या कभी, या रह सकते थे क्या। लेकिन कोरोना ने समझा दिया कि परिवार में रहना, और परिवार में जो जितने बड़े परिवार में रहा वो उतना ही खुश रहा, प्रसन्न रहा, उसको निराशा और डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं हुई। तो कोरोना ने हमारी पारिवारिक व्यवस्था को समझा दिया, हमारी परंपराओं की बातों को समझा दिया, हमें कुछ साल पीछे जरूर ले गया लेकिन हमें जगा दिया। तो ये सब बातें हैं, समय के साथ हमको अपडेट होना चाहिए। संवादहीनता नहीं रहना चाहिए, संवाद बनाए रखना चाहिए घर में, क्योंकि संवाद नहीं होगा तो विवाद होगा, और विवाद से बचने के लिए संवाद करना है। आपसी बातचीत घर में कम से कम एक समय ऐसा होना ही चाहिए। ये सनातन धर्म है, मैं आज नई बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कितने परिवारों में होता है, सब परिवार के सदस्य एक साथ बैठे, चाहे वो भोजन करने बैठे, चाहे भजन के लिए बैठे, चाहे सत्संग के लिए बैठे, कुछ टाइम साथ बैठे, अपने मन की बातें करें, एक दूसरे की बात को